नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीपीओ के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। आज से वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा पहला क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ठीक है, तो इसको दो तरह से हमें डिवाइड करना है। एक तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास हमें पढ़ना है, मतलब प्राचीन समय से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो इतिहास है वो पढ़ना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो समितियां गठित हुई हैं और उनका जो संवैधानिक उपबंध है, इन सब में आपस में क्या संबंध है और संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर क्या वर्णित है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये हमारा पहला भाग है। ठीक है, जो आपका सिलेबस होके निकल के आया है उसमें ये आपका पहला भाग है। और इस पहले भाग के भी चार पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, चार टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। इसके बाद में आपको पढ़ना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायत व्यवस्था। तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु समितियां एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम। इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। तो ये मैं आपको ये ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसको बताने का एक कारण ये है, एक सेकंड इसको मैं इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम टॉपिक की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से बांट सकते हैं कि ये जो दो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हो, ये टॉपिक कंपैरेटिवली छोटे हैं। जैसा कि आपको इसमें पढ़ना है समितियां और पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनने के आसार ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 नंबर तक का प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में, और इस टॉपिक से भी लगभग 3 से 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर या फिर 1 से 2 नंबर, तो इस तरह से आप पहले हर एक टॉपिक को इसकी इंपॉर्टेंस के अनुसार डिवाइड कर लीजिए, तब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा। यानी कि हम जो आज पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये आपकी परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है, बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। आजकल पैटर्न में चेंज चल रहा है, आप सभी को पता होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र वीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं, जिसमें लगभग लगभग जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितना हो सकेगा, जैसे पेड पीडीएफ मेरा चल रहा है, पेड ग्रुप अलग चल रहा है, तो जितना हो सकेगा वहां से टॉपिक को उठाकर मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा। आप सभी लोग उन टॉपिक्स को देखते रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। बाकी जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लगभग लगभग उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग पर्सनल होके पढ़ना चाहते हैं, जो कंटेंट लेना चाहते हैं, सारे एक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो यहाँ पे दो पार्ट बन रहा है। एक पार्ट में हमें पढ़ना है परंपरागत पंचायतें, यानी कि प्राचीन काल से, आर्य काल से, वैदिक काल से लेके स्वतंत्र भारत तक की जो पंचायत व्यवस्था है। ठीक है, स्वतंत्र भारत को नहीं शामिल करेंगे इसमें, इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को शामिल करेंगे। वैदिक काल से लेके मध्यकाल तक की जो पंचायती राज व्यवस्था का खंड है, काल खंड है, इसको हम लोग परंपरागत पंचायतों के अंतर्गत रखते हैं। बाकी इसके बाद में ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था को आपको अलग से पढ़ना है। तो परंपरागत पंचायतों को पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में ब्रिटिश काल की जो पंचायत व्यवस्था है इसको पढ़ेंगे। तो परंपरागत पंचायत ओके, परंपरागत पंचायतों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंचायत किसे कहते हैं, पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आया, और ये स्थानीय स्वशासन का क्या कॉन्सेप्ट है और इनमें क्या संबंध है, इसको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो पंचायत जो शब्द है, ये जो पंचायत शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, इसका पहली बार जो उल्लेख है ये वैदिक काल में देखने को मिलता है। वैदिक काल में वेदास में पहली बार हमें पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसी पंचायतन के संस्कृत शब्द से आगे अपभ्रंश होके पंचायत शब्द बना। ठीक है, अगर हम पंचायत शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पंचायत यानी कि 5 लोगों का समूह है। ठीक है, 5 जनों का समूह,
और ये जो 5 जन हैं ये प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे। पहले के टाइम में देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। पहले के टाइम में जब कोई स्थान विशेष, जैसे ये स्थान विशेष है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, अब इनमें कुछ वाद विवाद होता है, तो इसको सुलझाने के लिए आखिर में कुछ लोग चाहिए, कुछ प्रबुद्ध लोग चाहिए। अगर कोई नहीं होगा तो ये आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, इन्हीं में से जो बूढ़े लोग होते थे या फिर जो प्रबुद्ध जन होते थे, उनमें से 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाता था और यही 5 जन मिलकर इनकी समस्याओं को सुलझाते थे। इनका जो वाद विवाद होता था या फिर कोई बाहरी अटैक होता था, उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पे होती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ों की देख रेख करते थे। यही 5 जन के आधार पर आगे पंचायत शब्द बना, और पंचायत में कोई ज़रूरी नहीं आगे चल के 5 ही लोग हों, उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या फिर 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ की जो शासन व्यवस्था है इसको संभाल रखा है, ठीक है। अब इन 5 जनों के निर्देश पे लोग कार्य कर रहे हैं, कोई चीज़ हो रहा है तो उसको सुलझाने के लिए कौन है यहाँ पे, यही 5 लोग हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे शासन व्यवस्था बन रहा है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक शासन व्यवस्था बन रहा है, और इसी को हम बोलते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को संभालना, या फिर अगर हम 2 शब्द में कहें तो स्थानीय स्वशासन। यही के लोगों के द्वारा मिलकर यही की शासन व्यवस्था को संभाल लेना, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को संभालना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, अब इसी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है, जिसमें नियम कानून बना दिया जाए, अधिनियम वगैरह पास कर दिया जाए, उसी को हम बोलेंगे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। नॉर्मल जब कोई नियम कानून नहीं था, लोग बात मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उसी आधार पर सारी चीज़ें फॉलो होती थी, तो स्थानीय स्वशासन। लेकिन जब नियम कानून बन जाए तो उसी को हम बोलेंगे पंचायती राज व्यवस्था। अब देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इतिहास बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। जितनी बातें मैंने बोली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायतन शब्द हुआ, इसके बाद में वैदिक काल, पंच परमेश्वर, 5 प्रबुद्ध जन लोगों का समूह, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप लोग परेशान मत होना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाएं, और सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया गया है, नोट कर दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, स्थानीय लोगों द्वारा शासन व्यवस्था को संभालना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद में जस्ट इसके नीचे स्थानीय स्वशासन को भी मैंने डिफाइन कर दिया है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले वहाँ के मूल निवासी जब उस क्षेत्र विशेष की शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते हैं तो उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट और भी हैं जो कि आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रामायण और महाभारत युग में भी स्थानीय स्वशासन की संकल्पना के संकेत मिलते हैं। रामायण में प्रशासन को 2 भाग में रामायण काल में प्रशासन को 2 भाग में विभाजित किया गया था, पुर और जनपद। जो रामायण काल है, जैसा कि आपने रामायण रामचरितमानस पढ़ा होगा, तो वहाँ के जो सापेक्ष, वहाँ के जो तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर हम ये पाते हैं कि उस काल में भी जो शासन व्यवस्था थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, पुर और जनपद में। पुर को अगर हम आज के दौर में देखें तो इसको हम नगर बोलेंगे, और जनपद को अगर हम आज के दौर में बोलेंगे तो इसको ग्राम बोलेंगे। यह है रामायण और महाभारत काल में, ठीक है। इसके बाद में महाभारत काल के शांति पर्व में, महाभारत काल के शांति पर्व में ग्रामों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें हम ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको ग्रामिक बोलते थे, ठीक है। ग्रामिक बोलते थे, ग्रामिक नहीं, ग्रामिक बोलते थे। और जो 10 ग्राम का प्रमुख होता था उसको दशप कहते थे, ठीक है। जिसके पास 10 गांव होता था, जो 10 गांवों को देख रेख करता था, उसको हम दशप बोलते थे। तो ये बात रही रामायण और महाभारत काल की, और वहाँ से संबंधित जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके स्थानीय स्वशासन की। ओके, अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, परंपरागत पंचायतें। परंपरागत पंचायतों को हम डिस्कस करते हैं। परंपरागत पंचायतों का मतलब होता है बहुत पुरानी से लेके मुगल कालीन सभ्यता तक की जो पंचायत राज व्यवस्था थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए प्राचीन काल में जो आर्य थे, देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, उसको फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सर्वप्रथम आर्यों द्वारा स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, जिसमें वह अपने क्षेत्र की रक्षा तथा शासन व्यवस्था मूल लोगों की सहायता से करते थे। तो आर्यों के द्वारा हमें स्थानीय स्वशासन की झलकियाँ थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संस्कृत में
ऋग्वैदिक काल में हमें पंचायतन शब्द मिलता है, जिसमें 5 प्रबुद्ध लोग होते थे, पंच परमेश्वर कहलाते थे। इसके बाद में ध्यान देना कि ये जो ग्राम शब्द है, जैसे पहले के टाइम में जो ये एरिया विशेष होता था इसको ग्राम बोलते थे, और ये ग्राम शब्द का जो पहली बार उल्लेख हुआ ये वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ग्राम शब्द की उत्पत्ति जो है ये वैदिक काल में ही हो गई थी। इसके बाद में वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रमुख जो अधिकारी था उसको ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। ठीक है, कई तरह के जो शब्द हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। तो वैदिक काल में इस ग्राम का जो प्रशासन का मुख्य उत्तरदायी व्यक्ति होता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में ये ग्रामीणी का काम जो था ये चोर डाकू और जो भ्रष्ट कर्मचारी थे इनसे उस क्षेत्र विशेष की रक्षा करता था, और ग्राम सभा की बैठक को बुलाता था। जब कोई चर्चा होनी होती थी तो उसकी जो सभा की समिति की बैठक थी उसको भी वही ग्रामीणी बुलाता था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में देखिए सभा, समिति और विदथ, इन तीनों का उल्लेख मिलता है और ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदथ का उल्लेख मिलता है, और ये तीनों संस्थाएं हैं जो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख करती हैं, यानी कि इनको बताती हैं, इसको बताती हैं कि कैसे शासन व्यवस्था संभाली जाती थी उस टाइम पे। तो सभा का जो काम था ये न्याय से संबंधित था, न्याय से संबंधित सभा का काम था, और इसमें आम लोग हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं जो आम लोग होते थे वहाँ से वही के लोग आपस में मिलकर न्याय व्यवस्था को संभालते थे। इसके बाद में जो समिति होती थी ये राजा का चयन करती थी। अब यहाँ पे कुछ समितियां बनाई जाती थी, समितियों के कुछ सदस्य होते थे और वो सब मिलके जो है ये राजा का चयन करते थे और कानून का भी निर्माण करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये प्रबुद्ध जन लोगों का समूह है। ठीक है, प्रबुद्ध जनों का समूह जो है ये समिति कहलाता है, और जो सभा है ये आम जनों का समूह होता था। ठीक है, इसके बाद में एक विदथ होता था, और विदथ का मतलब है विदथ का जो काम था वो धार्मिक और सेना से संबंधित जो कार्य है इसको संभालना था। तो धार्मिक और सेना संबंधित जो कार्य है ये इसको कौन संभालता था? विदथ संभालता था। तो सभा, समिति और विदथ, इन तीनों की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में एक प्रोफेसर है मैकडोनाल्ड। ठीक है, इनके अनुसार एक चीज बोला गया था ग्रामीणी के बारे में। ग्रामीण ये जो पद है, ये जो पद है जो ग्राम सभा की बैठक को आहूत करता था या बुलाता था, इसके बारे में प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने बताया है कि ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कुछ समय निर्वाचित रहा होगा। इन्होंने मतलब परिकल्पना की है ऐसे ही। ठीक है, गैस किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत कभी नामित ये किसके द्वारा सोचा गया था? तो प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के द्वारा सोचा गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये है प्राचीन काल, और प्राचीन काल में आपको इतनी चीजें देखनी है। ठीक है, इसको हम वैदिक काल या आर्यकाल भी बोल देते हैं। इसके बाद में चोल साम्राज्य में हमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। चोल साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला प्रादेशिक स्तर और दूसरा स्थानीय स्तर। तो प्रादेशिक स्तर का मतलब थोड़ा सा बड़ा एरिया था, और उसी में जो स्थानीय लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था संभाला जाता था उसी को स्थानीय स्तर बोल दिया गया है। ठीक है, तो चोल साम्राज्य में दो तरह से शासन व्यवस्था बटा था, पहला प्रादेशिक और दूसरा स्थानीय। तो प्रादेशिक स्तर को मंडलम कहते थे। ठीक है, ये मंडल था, कई मंडल में डिवाइड होता था। जैसे आज भी क्या है, मंडल होता है, जिला से बड़ा होता है, कई जिलों को मिला के एक मंडल बनता है। ऐसे ही स्थानीय जो स्तर था, स्थानीय क्षेत्र विशेष था, इसको मिलाकर एक मंडल बनता था। ठीक है, और इसी को प्रादेशिक स्तर हम बोल देते थे। इसकी शासन व्यवस्था के लिए राजकुमार या उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। चूंकि बड़ा एरिया होता था तो राजकुमार या फिर उच्च अधिकारी इसकी शासन व्यवस्था को देखते थे। इसके बाद में अगर स्थानीय शासन की बात करें तो यह चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। ध्यान रखिएगा, देखिए एग्जाम में आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में हमें स्थानीय स्वशासन मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें चोल साम्राज्य दे देगा, इसके बाद में आपका मुगल साम्राज्य दे देगा, पर्टिकुलर कोई ऐसा साम्राज्य दे देगा जिसमें स्थानीय स्वशासन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो वो इस अनुसार आपको यहाँ पे छांटना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए अच्छे से। वैदिक काल में आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद में आपको चोल साम्राज्य में, चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता ही यही थी कि स्थानीय स्वशासन वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो महाजनपद काल, और महाजनपद काल में मुख्यतः मौर्य काल में आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मध्यकालीन भारत या सल्तनत काल। ठीक है, इसमें आपको अकबर के टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, शेर शाह सूरी के टाइम में भी स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है।
अलाउद्दीन खिलजी का भी थोड़ा बहुत नाम आता है, शासन व्यवस्था और जो इनकी शासन व्यवस्था प्रणाली थी इसके बारे में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। ये सारे लोग क्या है। इसके बाद में अगर हम देखें तो शिवाजी के टाइम में भी स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम बात करें तो मराठा काल में भी स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इनमें से कौन से साम्राज्य काल में स्थानीय स्वशासन हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन देगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझते चलें। तो हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन जो है ये चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। चोल वंश के अंतर्गत राजा परांतक होते थे, राजा परांतक फर्स्ट थे, जिनके समय में एक अभिलेख था उत्तर मेरूर अभिलेख, इसमें जो है स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, या किस अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की पुष्टि होती है, तो ये उत्तर मेरूर अभिलेख राजा परांतक जो थे इनके अभिलेख से देखने को मिलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था थी इसको दो टाइप से बांटा गया था, दो प्रकार की ग्राम समितियां गठित की गई थी। एक था उर या सभा हम बोलते थे, और दूसरा है महासभा। कभी कभी उर अलग होता है और कभी कभी जैसे उर कभी कभी अलग दे देगा और सभा अलग दे देगा, लेकिन देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उर या सभा बोल दीजिए या फिर महासभा बोल दीजिए, ठीक है। तो उर जो है ये गांव की सामान्य स्थिति थी, इस कार्य की समिति को उलनगुनम कहते थे, ठीक है। चूंकि चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में फैला हुआ था, तो यहाँ के जो शब्द हैं वो तमिल तेलुगु इस टाइप से उलनगुनम बोलते थे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उर सामान्य स्थिति थी और इसकी जो समिति थी उसको उलनगुनम बोलते थे। और ये जो महासभा थी ये आप याद रखेंगे, महासभा जो है ये गांव में जो ब्राह्मण है जिनको प्रबुद्धजन बोला जाता था। देखिए पहले स्टार्टिंग में वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे वो वंशानुगत नहीं थे, वंशानुगत हमें देखने को नहीं मिलता है, साक्ष्य में हमें कर्म के आधार पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ तक आते आते ब्राह्मण जो है ये वंशानुगत हो गए थे, और महासभा में जो ब्राह्मण जो प्रबुद्ध जन होते थे वही जो महासभा होती थी उसके अध्यक्ष होते थे या इसी के कर्ता धर्ता होते थे, और इनको हम अग्रहार बोलते हैं, ठीक है। महासभा के सदस्य को हम अग्रहार बोलते हैं और यही प्रबुद्ध जन हुआ करते थे। गांव की अधिकांश भूमि जो है ये कर मुक्त हुआ करती थी, और ये जो गांव थे ये स्वशासी थे, यही हम बोलते हैं कि स्थानीय स्वशासन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए महासभा समिति के माध्यम से गांव की देखरेख करती थी, समितियां बनाई जाती थी और समिति के माध्यम से गांव का देखरेख होता था। गांव के शिक्षित भूस्वामियों के बीच से पर्ची के द्वारा सदस्यों का चुनाव होता था। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। महासभा को नई भूमि प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने तथा वसूलने का अधिकार था। तो ये बात हो गई है चोल साम्राज्य में जो प्रमुख समितियां गठित की गई थी, या फिर जो दो प्रमुख शासन व्यवस्था था जिसको हम उर या सभा बोलते हैं या फिर महासभा बोलते हैं। तो उर सामान्य लोग की समिति थी और जो महासभा थी वो प्रबुद्ध जनों की समिति थी, और इनको कुछ अधिकार दिए गए थे और इनमें समिति बनाई जाती थी और इन समिति के माध्यम से गांव को स्वशासित किया जाता था, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद में जो अन्य समितियां भी थी जिसमें कुछ लोग लगान वसूलते थे, इसके बाद में कुछ लोग कानून व्यवस्था संभालते थे, कुछ लोग न्याय वगैरह देखते थे, तो कई समितियां थी। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें महाजनपद काल की। अभी हमने देखा चोल साम्राज्य, अब हम देखते हैं महाजनपद काल। हमने देखा वैदिक काल, इसके बाद में चोल साम्राज्य, इसके बाद में हम देखते हैं महाजनपद काल। ओके, महाजनपद काल में जो चाणक्य हैं इनका बड़ा योगदान है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को संभालने में, और इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में आदर्श गांव से संबंधित कई सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो मौर्य काल में जो चाणक्य हैं, चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें आदर्श गांव की चर्चा की गई है। कौटिल्य ने कहा था जैसे एक पहिए से कोई वाहन नहीं चल सकता, जैसे एक पहिए से कोई वाहन नहीं चल सकता, मतलब जब तक 2 पहिया नहीं लगा होगा तब तक वाहन नहीं चलेगा। जैसे एक पहिए से कोई वाहन नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति से प्रशासन नहीं चल सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी। एक व्यक्ति से प्रशासन नहीं चल सकता। कोई चाहे कि हम कंट्रोल पूरा अपने हाथ में लेके, और जो पहले का जैसे अशोका के टाइम में पूरा साम्राज्य हुआ करता था, अखंड भारत हुआ करता था, अब सोचिए अशोक कितना काम कर लेंगे। तो जब तक कई पहिए नहीं लगे होंगे, कई स्तंभ नहीं होंगे शासन व्यवस्था को संभालने के लिए, तब तक इतना बड़ा अखंड भारत या अखंड क्षेत्र नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। देखिए आज के टाइम में हम लोग, देखिए बीच में एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ।
जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप समझते चलें। कौटिल्य की बातों को अंग्रेज ने बड़े सीरियसली ले लिया। कौटिल्य की बातों को अंग्रेज समझते थे। देखिए अंग्रेजों का यही तो था भाई। सोचिए कि ब्रिटेन में किंग बैठा हुआ है, क्राउन कहाँ बैठा हुआ है, ब्रिटेन में। शासन कहाँ पे चल रहा है, भारत में। तो अब यहाँ का राजा यहाँ पे आके तो शासन कर नहीं रहा है, यानी कि इसने पहिया बना रखा है और यही पहिया जो है यहाँ पे शासन कर रहा है और डायरेक्ट जो राजा है, क्राउन है, वो ब्रिटेन बैठा हुआ है। तो ये चीज़ होती है आज के टाइम में जब आप कोई बिजनेस रन करते हो। ठीक है, अब आते हैं आपकी साइड में, आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आप भी इस चीज़ को कैसे अपने आप से संबंधित कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, मैं थोड़ा सा पर्सनल आके समझा देता हूँ। कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाए लेकिन इस चीज़ को समझिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ग्रोथ करें। देखिए कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ठीक ठाक हो गए हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स 100 के हैं, 200 के हैं, 500 के हैं, लेकिन अभी ये उतना अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अर्न शब्द सुनते ही आप सभी लोग भड़क मत जाना, ये आपके लिए ही है कि आप भी अगर कोई काम करें तो पहिया बनाएं, शासन व्यवस्था को अन्य लोगों तक, अन्य लोगों को दें ताकि वो बागडोर संभाले और आप उसको जस्ट हैंडल करें, जिसको आज की भाषा में ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, कहते नहीं कि बिजनेस हमारा ऑटो पायलट पे चल रहा है, यानी कि हम तो बस ऊपर से देख रहे हैं। जैसे विकास सर हैं दृष्टि वाले, आपने देखा होगा। अब दृष्टि वाले विकास सर क्या हर जगह पे दौड़ दौड़ के सारी चीज़ों को काम कर, मतलब कंटेंट बना रहे, वीडियो अपलोड कर रहे हैं? नहीं, विकास सर कहाँ बैठे हैं और संस्थाएं कहाँ कहाँ पे पहुँच गई हैं। राजस्थान में खुल गई हैं, अभी तो लखनऊ में खुला है, दिल्ली में है ही है। तो सब जगह तो विकास सर उपस्थित हो नहीं पाएंगे, यानी कि इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को, अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे डाल रखा है। यानी कि इनके जो पहिए हैं ये जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और कई जगह पे अपना संस्था ओपन करते जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब चैनल जिनके 100 के हैं लेकिन वो सिंगल अभी काम कर रहे हैं, उनको शायद समय नहीं मिल पा रहा है या क्या मैटर है, वो लोग सिंगल काम कर रहे हैं और जो यूज उनके चैनल का हो सकता है वो यूज वो ले ही नहीं पा रहे हैं। या तो वो अपना जो काम है अपने पे ही ट्रस्ट करते हैं, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर उन्हें बिजनेस का आइडिया नहीं है, या फिर उन्होंने कौटिल्य की बातों को समझा नहीं, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की तरह शासन व्यवस्था को समझा नहीं और खुद सब कुछ संभालने के चक्कर में एक वीडियो, दो वीडियो आ पाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं अपनी बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी जल्द से जल्द चाहता हूं कि लोग कंट्रोल करें, लोग चीज़ों को करें। ठीक है, मैं गाइडेंस करूं, लोग आके पढ़ाए चैनल पर, लेकिन अभी हमारा चैनल छोटा है तो अभी हम ऑटो मोड पे इसको नहीं रन कर सकते हैं। आगे जब 50 के हो जाएगा, 100 के हो जाएगा तो फिर रन कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने अपनी बताई, अपना एग्जाम्पल आपको दिया और भी लोगों का एग्जाम्पल आपको दिया। अब आप आगे अपनी लाइफ में अगर इससे रिलेटेड कुछ करते हो या फिर बिजनेस वगैरह डालते हो तो उसमें आप ऑटोमेशन करने की कोशिश करना, आप उसको डील करें, बाकी अन्य जो लोग हैं वो पहिया चलाते रहें। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। एक सेकेंड, पहले मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो कौटिल्य की बात हमने देखी कि जैसे कोई एक पहिया से वाहन नहीं चल सकता, वैसे ही एक व्यक्ति से प्रशासन नहीं चल सकता। अब मौर्य काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि वही राजा ने अन्य लोगों को जो है शासन व्यवस्था सौंप दिया और यहाँ से वो बस कर वसूल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में जिसके अंतर्गत वहाँ के स्थानीय लोगों की शासन व्यवस्था श्रेष्ठियों के द्वारा की जाती थी। यानी कि ध्यान रखना, मौर्य काल में जो शासन व्यवस्था थी ये श्रेष्ठियों के द्वारा की जाती थी, वणिक के द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब श्रेष्ठी का मतलब शब्द से ही आप गेस लगा सकते हो कि जो श्रेष्ठ लोग थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था। इसके बाद में साम्राज्य की शासन व्यवस्था के लिए निर्धारित सामान्य प्रशासन तंत्र जो था, इसमें राजा थे, राजा से संबंधित प्रमुख राज्यपाल राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, मंत्री थे, विभाग प्रमुख थे, ग्रामीण प्रशासन के प्रभारी अधिकारी थे। तो ये लोग कुछ हुआ करते थे और जो सबसे छोटी इकाई थी उसको ग्राम बोलते थे। कई जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम है। और अगर देखा जाए तो जैसे वैदिक काल में ग्रामणी होता था, ऐसे ही यहाँ पर भी ग्रामणी होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था, वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था। अब वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं पा रहा था। ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लोग प्रकृति से संबंधित थे, गाय दे दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था। ठीक है, इस टाइप से उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता था, यही उनका वेतन हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमने देखा मौर्य कालीन या फिर महाजनपद काल के अंतर्गत जो स्वशासन व्यवस्था थी इसको। अब हम आते हैं मध्यकालीन शासन व्यवस्था,
जिसमें हम लोग मुख्यतः मुगल काल में थोड़ा बहुत इसकी चर्चा मिलती है, इसका झलक देखने को मिलता है। तो मुगल काल में जमींदार व जागीरदार प्रथा के विकास से ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। देखिए, समय बदला, कालखंड बदला, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। वैदिक काल से लेके अब बाहरी जो शक्तियाँ थी उन्होंने भारत में प्रवेश किया। अभी तक क्या था, अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो आपने ऊपर देखा, जो आपने ऊपर पढ़ा, ये अब यहाँ से चेंज होंगी, ठीक है। बाहरी शक्तियाँ जब आई तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज ये होता है कि यहाँ पे जमींदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा का उद्भव होता है। यहीं से धीरे धीरे जो ग्राम पंचायतें थी, स्थानीय स्वशासन था, इसका पतन होता है, ठीक है। जमींदारी प्रथा में क्या था, जमींदारी प्रथा में आपने देखा होगा ठाकुर वाला सीन। गांव में एक जमींदार होता है, ठाकुर होता है, उसके अंडर में किसान लोग काम करते हैं। वही चीज़ें लगभग वो चीज़ें आने लगी और इस वजह से जो है जो स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन था, वो मिटने लगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कारण थे, कारणों पे डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहते थे, ठीक है। तो ये याद रखना, एक सेकेंड, कीड़े बहुत आ रहे हैं। हाँ, विलायत कहते थे किसको, जो प्रांत थे, जैसे ये प्रांत है, डिवाइड कर दिया तो इसको विलायत कहते थे, ठीक है। ग्राम के शासन के लिए 3 मुख्य अधिकारी थे, जिनको हम, जो प्रशासन के लिए मुख्य अधिकारी था उसको हम मुकद्दम कहते थे। राजस्व संग्रह के लिए जो मुख्य अधिकारी था इसको हम पटवारी कहते थे। और पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए जो अधिकारी हुआ करता था इसको हम चौधरी कहते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या आपको जानना चाहिए कि प्रकाशन के लिए जो अधिकारी था उसको मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, इसको आपने डिटेल में लेखपाल में अच्छे से पढ़ाया था मैंने, आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद में पंचों की सहायता से जो विवाद समाधान होता था उसको चौधरी कहते थे। और चौधरी के अंडर में जो है कई गांव आते थे। मतलब बोलते हैं, आज भी ये कहावत है कि ज़्यादा चौधरी ना बनो, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा आदमी ना बनो। और चौधरी लगभग ये 100 गाँव का मालिक शायद हुआ करता था, इसको चौधरी बोलते थे, या बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था, ठीक है। आज भी ये कहावत है कि ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश ना करो। देखिए, इसके बाद में अगर हम बात करें, सरपंच प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव का नेतृत्व करता था। मतलब जो सबसे छोटी इकाई थी, मुकद्दम वगैरह या जो भी था, इसके बाद में ये जो गांव की सबसे छोटी इकाई थी, इसका जो मुखिया था इसको सरपंच बोलते थे, ठीक है। वही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मुकद्दम को फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दिया। मुकद्दम क्या है, ग्राम स्तर पर राजस्व संग्रहण का नेतृत्व करता था। अच्छा देखना, ये बरनी का जो है इसका थोड़ा देख लेना। बरनी के अनुसार खुद तथा मुकद्दम गांव के मुखिया होते थे और चौधरी 100 गांव का समूह होता था, मतलब 100 गांव का मुखिया होता था। वही जो मैंने ऊपर बात कही, मुझे लग रहा था कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चौधरी 100 गांव का जो समूह है, 100 गांव का जो मुखिया होता था, इसको चौधरी बोलते थे, ठीक है। इसके बाद में गाँव को स्वशासन से संबंध में अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ थी। मतलब अगर देखा जाए तो जो गाँव की शासन व्यवस्था थी और वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ के शासन व्यवस्था को संभालते थे, उनको पर्याप्त अधिकार और शक्तियाँ दी गई थी, ठीक है। ये मुगल काल की बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। वैदिक काल में स्त्रियों की भागीदारी थी, ठीक है। वैदिक काल में शासन व्यवस्था में, स्थानीय स्वशासन में स्त्रियों की भागीदारी थी, लेकिन मध्यकाल में स्त्रियों की भागीदारी खत्म होती दिख रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बाहरी आक्रमणकारी आए थे, आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पर स्त्रियों की भागीदारी धीरे धीरे कम होती दिख रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुगल काल में भी हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। ये बात हो गई किसकी, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत कोरिलेट कर रही है जमींदारी व्यवस्था से। लेकिन अगर हम प्योर स्वशासन की बात करें मुगल काल में भी, तो जब ध्यान देंगे अगर आप, तो मुगल काल में भी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। जैसे इधर मुगल काल है, इधर मुगल शासक हैं, तो इनके पैरेलल में भी हिंदू राजा हुआ करते थे। हिंदू राजा हुआ करते थे। जैसे अगर हम बात करें औरंगजेब के टाइम में, तो औरंगजेब के टाइम में कौन थे, शिवाजी थे, वीर मराठा शिवाजी थे। तो शिवाजी के शासनकाल में हमें स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान योजना का संबंध जो है ये स्थानीय प्रशासन व्यवस्था से था। तो अष्टप्रधान योजना जो है, ये अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो ये शिवाजी के या फिर मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ये याद रखना। इसके बाद में पाटिल को जो है हम ग्राम प्रधान के रूप में जानते थे, और लिपिक कुलकर्णी को जो है हम लिपिक यानी कि क्लर्क, जो क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं जो टाइप करते हैं आजकल, ठीक है, तो इनको हम कुलकर्णी बोलते थे और ग्राम प्रधान को हम पाटिल बोलते थे मराठा साम्राज्य में। तो ये हिंदू राजा थे जो कि मुगल साम्राज्य के पैरेलल में अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, इनका भी राज्य हुआ करता था। तो इसमें जो है हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। तो ये हमने ऑलरेडी जो प्राचीन परंपरागत, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा स्टार्टिंग में
ये परंपरागत पंचायतों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको आप ओके फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आते हैं डायरेक्ट अपने विकास क्रम पर। एग्जाम्पल वगैरह, उदाहरण वगैरह कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हमें समझना है, तो इसी को देखते हुए डायरेक्ट हम आते हैं विकास क्रम पे। और जो ऊपर मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ों, जो फैक्ट्स हैं वो भी इसी में शामिल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में वीडियो को हम समअप करेंगे। देखिए वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और सेशन आपको अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि आगे सेशन को और लाया जाए, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ये जो लाइक है आपका, ये मुझे मोटिवेट करेगा, एक दो लोगों तक और अगर हो सके तो रेकमेंड कर देना। अदरवाइज अगर आप लाइक करते हो तो हो सकता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो एक दो लोगों को और रेकमेंड कर दे, ठीक है। जितने लोग देखेंगे, लगभग 100 200 500 जितने भी लोग देखेंगे, 1000 लोग, ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, मेरा मेहनत सफल हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को बस लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विकास क्रम जो ब्रिटिश शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था का है, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसको हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो विकेंद्रीकरण है ये एक आवश्यकता बन गई। कुछ ही समय तक आप कंपनी रन कर सकते हो। भाई आपने मेहनत किया, कंपनी बनाया, बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि इस कंपनी में कोई और आए, ठीक है। यही हाल अंग्रेजों का था। अंग्रेज इतनी मेहनत से अपने देश से आके यहाँ पे कंपनी बनाए थे, यहाँ पे शासन व्यवस्था फैला लिए थे। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका शासन व्यवस्था में योगदान हो, ठीक है, ये शासन व्यवस्था संभाल पाएँ। ये अंग्रेज पूरी कोशिश करते थे कि इनके हाथ में शक्ति ना जाने पाए। लेकिन मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी और चाणक्य ने बोल भी दिया था कि एक पहिए से गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है। इसीलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता अंग्रेजों को भी महसूस होने लगी, ठीक है। इसी के चलते पहली बार एक निकाय, एक निगम की स्थापना हुई 1687 में, ठीक है। पहली बार 1687 में एक निगम की स्थापना हुई, मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना हुई, ठीक है। तो भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1687 में मद्रास में हुई। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ज़रूरत क्या पड़ी और इस नगर निगम का क्या उद्देश्य था, काम क्या करता था? तो नगर परिषद के ब्रिटिश मॉडल पर आधारित, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो नगर परिषद के ब्रिटिश मॉडल पर स्थापित इस निकाय को गिल्ड हॉल और स्कूलों के निर्माण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। स्कूल या फिर हॉल वगैरह जो बनते थे, गिल्ड हॉल वगैरह, इसके निर्माण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया, या ये टैक्स वसूलता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य शहरों में भी इसी तरह की संस्थाएं स्थापित हो गई और यह मॉडल प्रचलित हो गया, जिससे अंग्रेजों को अपने कराधान शक्ति का विस्तार करने में मदद मिला। जब ये चीज़ सफल हुई, अंग्रेजों को आर्थिक सहायता प्राप्त हुआ, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उनको टैक्स प्राप्त हुआ, तो उन्होंने इसको और विस्तारित करने की योजना बनाई और इससे संबंधित कई सारे प्रावधान और अधिनियम लाए, ठीक है। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं 1726 में, जैसे 1700 यहाँ पे क्या है 1600, ठीक है, 1687 में ये कोशिश की गई थी। इसके बाद में 1726 में पुनः जो है मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई में नगर पालिका की स्थापना के लिए पुनः प्रयास किया गया। अभी तक कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ मद्रास में था। अभी कोलकाता और मुंबई में भी कोशिश की गई और इसके लिए दूसरा चार्टर जारी किया गया 1726 में, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं इसमें जो प्रावधान है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया कि एक नगर पालिका का गठन किया जाएगा, जिसमें एक मेयर तथा 9 सदस्यों की नियुक्ति होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मेयर होगा और 9 सदस्य होंगे, जिसमें 7 अंग्रेज होंगे और 2 भारतीय होंगे। अब यहाँ पे जो संख्या है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि अंग्रेज क्या चाहते थे। मतलब अगर कोई समिति बन रही है, अगर कोई सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, तो उसमें अंग्रेज ज़्यादा होंगे, ठीक है, अंग्रेज ज़्यादा होंगे और भारतीय कम होंगे, ताकि जो शक्ति है ये इन्हीं के पास रहे, ठीक है, और इन्हीं के अनुसार नियम कानून बनने पाए, कोई उसमें रुकावट ना आए, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो नगर पालिका का गठन किया गया, उसमें एक मेयर होगा और 9 सदस्य होंगे, जिसमें 7 अंग्रेज और 2 भारतीय होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। तो ये रहा 1726 का क्या है, ये 1726 का चार्टर, ठीक है।
अब देखते हैं आगे। अभी हमने देखा 1687, इसके बाद में 1726। अब हम आगे बढ़ते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट में मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई में नगर पालिकाओं को सुदृढ़ बनाने से संबंधित पुनः उसको अपडेट किया गया। ठीक है, जैसे कहते हैं कि चीज़ों को अपडेट करना, तो 1793 में अपडेट किया गया, जिसमें जो कार्य था, मुख्य कार्य था, वो कर लगाना था, कानून व्यवस्था बनाना था, संपत्तियों का रख रखाव था तथा न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। ये था 1793 का चार्टर, जिसमें मद्रास, कोलकाता और मुंबई के नगर पालिकाओं को अपडेट किया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें नगर पालिका के विकास के संदर्भ में, 1842 में पहली बार केवल बंगाल के लिए नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, लेकिन उसको पुनः वापस ले लिया गया। पहली बार केवल बंगाल के लिए नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, लेकिन उसको पुनः वापस ले लिया गया था 1842 में। ठीक है, 42 से फिर 50 में क्या हुआ, 1850 में पुनः नगर पालिका अधिनियम लाया गया, जिसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी नगर ऐच्छिक रूप से अधिनियम को लागू कर सकता है। ठीक है, कोई भी नगर है, वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ के पक्ष में ज़्यादा लोग वोट डाल रहे हैं या सदस्य राजी हो रहे हैं, मान रहे हैं कि इस नगर को नगर निगम घोषित किया जाए, तो ऐच्छिक रूप से वो अपने आप को नगर निगम घोषित कर सकता था। ये 1850 के चार्टर में अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं कि शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के बाद 1863 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा गांव के विकास पर ध्यान दिया गया तथा स्वच्छता से संबंधित कई सारे पहलुओं पर काम किया गया। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो हुआ अभी तक, ठीक है, ये नगर से संबंधित था। किससे संबंधित था? नगर, शहर से संबंधित था। लेकिन पहली बार शाही स्वच्छता आयोग एक आयोग था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्वच्छता लिखा हुआ है, तो इसने गांव में सर्वे किया होगा, गांव की स्वच्छता का इसने लिस्ट बनाया होगा कि गांव की क्या हालत है, बद से बदतर हालत रही होगी। ठीक है, लोग बीमार रहे होंगे, अस्वच्छता रही होगी, गांव खड्डे, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, अस्त व्यस्त रही होगी। इन सारी चीज़ों का इन्होंने जायजा लिया और स्वच्छता से संबंधित जो है, चूंकि स्वच्छता का ये आयोग था, तो इसने जो है पहली बार रिपोर्ट सौंपी और 1863 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा गांव के विकास पर ध्यान दिया गया तथा स्वच्छता से संबंधित कई सारे पहलुओं पर काम किया गया और कई सारे मिशन जो है स्वच्छता से रिलेटेड लाए गए। ठीक है, ये चीज़ था। अब हम देखते हैं वायसराय लॉर्ड मेयो को 1869 से 1872 के बीच में लॉर्ड मेयो जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की। देखिए, लॉर्ड मेयो ही थे जिन्हें प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब ये बिजनेस को समझता था, ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को समझता था। इसको पता था कि आगे अगर शासन करना है तो हम ज़्यादा दिन तक अकेले सारा कार्यभार नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की इसको आवश्यकता महसूस हुई। वो कौन था? पहले लॉर्ड मेयो था। ठीक है, अब देखते हैं 1857 का ये जो विद्रोह है, देखिए ध्यान से, क्यों लॉर्ड मेयो को ये कैसे सूझ गया। ठीक है, ये आखिर में सूझा क्यों, उसको ये समझ लेते हैं। देखिए, 1857 में आपको पता है कि क्रांति हुई थी। 1857 में जो क्रांति हुई थी, इसकी वजह से जो अंग्रेजों का कोष था, जो खजाना था, जो रुपया पैसा, जो आर्थिक स्थिति थी, ये कमज़ोर हो गई। बहुत जगह पर युद्ध हुआ, सबको सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों का दौड़ा भागी हुआ, बहुत ज़्यादा खजाना इनका खर्च हो गया। अब जब खजाना खर्च हो गया तो ये पैसा कहाँ से लाएं? इमरजेंसी में पैसा कहाँ से लाएं? खजाना कहाँ से भरें? अब इनको पैसा लेना है आम लोगों से, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ के नगर के लोग हैं, उनसे पैसा लेना है। अब उनसे पैसा लेने के लिए लॉर्ड मेयो तो खुद जाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? कोई समिति बनाएंगे, कोई संस्था बनाएंगे। ठीक है, तो वही संस्था जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बाद में भी इसको रिकॉल कर सकते हैं। विद्रोह के वजह से जो है शाही वित्त में काफ़ी तनाव आ गया। स्थानीय कराधान से स्थानीय सेवा को वित्त पोषित करना आवश्यक पाया गया, इसलिए राजकोषीय बाध्यता के कारण ही विकेंद्रीकरण पर मेयो के आदेश को पारित किया गया। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने कॉपी किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा शब्द जो है इसमें थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राजकोषीय बाध्यता को पूरा करने के लिए, राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए, वहाँ के लोगों से कर वसूलने के लिए लॉर्ड मेयो ने शक्ति का पृथक्करण किया और इसके अंतर्गत जो है 14 दिसंबर 1870 को लॉर्ड मेयो ने शासन विकेंद्रीकरण स्थापित करने के प्रथम प्रयास के अंतर्गत चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता आदि के कार्यभार का प्रांतीय सरकार को सौंपा।
अब देखिए पैसा लेना है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सुविधा भी देना होगा। तो इस सुविधा को दिखाते हुए इन्होंने प्रांतीय सरकार को कार्यभार सौंपा कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था खजाना भरना। लेकिन लिख के क्या आया? चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता आदि का कार्यभार किया जाएगा और इसको प्रांतीय सरकार को सौंपा गया। मतलब अगर देखा जाए तो पहली बार लॉर्ड मेयो ने ये काम किया। ठीक है। इन्होंने वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा पेश की। वही चीज जो मैंने आपको बताया 1870 में। 1870 का बंगाल चौकीदार अधिनियम, ये क्या है भाई? 1870 में क्या हुआ कि बंगाल में यहाँ का जो जिला था, जिला मजिस्ट्रेट वगैरह जो होते थे, इन्होंने क्या किया? 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम ने बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली की शुरुआत की। अब डायरेक्ट ग्राम पंचायती शुरुआत की मतलब ये नहीं है कि सीधे बलवंत राय मेहता समिति को लागू कर दिया गया, ऐसा नहीं है। पारंपरिक लगा हुआ है। ठीक है। पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत चौकीदारों को भुगतान करने के लिए, भाई कोई गांव है, गांव का चौकीदार है, इसको पैसा कौन देगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड मेयो तो आके देंगे नहीं। तो इसका पैसा देने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया जो यहाँ से पैसा लेंगे, उठाएंगे और इसको लाके भुगतान करेंगे। एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है बंगाल चौकीदार अधिनियम, या फिर यहाँ पे झलक देखने को मिलता है कि भुगतान करने के लिए, कर एकत्र करने के लिए गांव में पंचायत स्थापित करने का अधिकार दिया गया। मतलब यहाँ पे एक झलक देखने को मिलता है 1870 का बंगाल चौकीदार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद में लॉर्ड रिपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। लॉर्ड रिपन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मुझे नहीं पता, जो भी होगा आप लोग करेक्ट कर लेना। लॉर्ड रिपन, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसी ने जो है स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है और ये व्यक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 18 मई 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पूरी तरह से सफल का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा भी सफल हुआ, इसने जो स्थानीय स्वशासन मतलब डायरेक्ट इसने बोला कि ये प्रावधान है, ये अधिनियम है, और जो गवर्नमेंट अधिकारी हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि 9 में 7 अंग्रेज हैं और 2 भारतीय हैं, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे शक्तियाँ अंग्रेजों के पास थी। अब रिपन के कार्यकाल में जो प्रावधान और अधिनियम लाया गया, उसमें यह बताया गया कि 1/3 से अधिक गवर्नमेंट नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट 1/3 से अधिक अंग्रेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है। 2/3 जो होगा वो वही के लोग होंगे जो चुने जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे शक्तियों का जो है ये बंटवारा हुआ। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको शक्तियाँ मिली इस चार्टर के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो प्रावधान था इसको आप देख लीजिए। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी निकाय के अंतर्गत 1/3 से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते हैं। सरकारी का मतलब समझ लीजिए कि अंग्रेज सदस्य। ठीक है। रिपन के द्वारा लाए गए प्रावधान से यह स्पष्ट कर दिया गया कि बोर्ड के अध्यक्ष जो होगा वो जनप्रतिनिधि होगा तथा तहसील को इकाई माना जाने लगा। ठीक है। तहसील स्तर तक कार्य पहुंच गया। मतलब अभी तक कहाँ था? शहर स्तर तक था, अब धीरे धीरे तहसील स्तर तक पहुंच गया। ग्रामीण स्तर तक अभी नहीं पहुंचा है। ग्रामीण स्तर पर वो जो आपको ऊपर मैंने बताया था एक शाही स्वच्छता रिपोर्ट था, वो भी बस कागजी था, ऐसा नहीं था उसमें कुछ सुधार कर दिया गया। बस सारी चीज़ें कागजी हुआ करती थी। जो भी नियम कानून आता था वो अपने फायदे के लिए आता था। ठीक है। सब कुछ कागज पे होता था, जमीनी कार्यवाही आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन रिपन के कार्यकाल में तहसील तक मामला पहुंच गया, तहसील तक मामला पहुंच गया। ठीक है। उन्होंने शहरी नगर पालिकाओं में स्वशासन की अवधारणा लाई। उन्हें शहरी स्थानीय सरकार का संस्थापक माना जाता है। शहर में तो ये चीज़ इन्होंने थोड़ा बहुत शहरों में अपना जो नियम कानून था, स्वशासन था, इसको लागू करने में लगभग ये सफल रहे। रिपन के प्रस्तावों ने इस पंक्ति में समितियों, आयोगों और अधिनियमों की श्रृंखला का अनुसरण किया। बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा लाई गई। अब देखिए हम आते हैं 1907 में। ठीक है। डायरेक्ट बीच में लॉर्ड कर्जन आया, सब कुछ चौपट कर दिया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन आया, इसके बारे में पढ़ लेना बहुत। ठीक है। बोलूंगा नहीं, इसके बारे में गुस्सा लगता है कभी कभी पढ़ के मुझे, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है। इसने बहुत तबाही मचाई थी। ठीक है। बंगाल विभाजन इसी के टाइम पे हुआ था, भुखमरी फैल गई थी पूरे भारत में, ये इतना वैसे ही था। ठीक है। डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब हम आते हैं 1907 में। चार्ल्स होब हाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया, जिसमें कार्यकारी संस्थाओं को ग्रामीण स्तर पर लाने की कोशिश की गई। 1907 में जो है ये चार्ल्स होब हाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि केंद्र का जो शक्ति या पावर है उसको
लोगों में बांट देना, इसी को विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। अब ये जो विकेंद्रीकरण होगा, ये विकेंद्रीकरण कैसे होगा, किसको कितनी शक्ति दी जाएगी, कैसे नियम कानून बनेगा, इसको देखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स होबहाउस की अध्यक्षता में। ठीक है, जिसमें कार्यकारी संस्थाओं को ग्रामीण स्तर पर लाने की कोशिश की गई। पहली बार कार्यकारी संस्थाओं को ग्रामीण स्तर तक लाने की कोशिश की गई। 1907 में चार्ल्स होबहाउस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में आप देखते हैं कि 1909 में कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में, तो आपको पता है कि कांग्रेस भी पैरेलल में चल रहा था, ये भी अपना कोशिश कर रहा था। ठीक है, पावर को लेने या देने या स्वतंत्र कराने की बहुत सारी चीज़ें, मैं हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्थानीय स्वशासन को ग्राम स्तर तक लाने का प्रावधान लाया गया, मतलब लाने की कोशिश की गई, चार्टर लाया गया। इसके बाद में आप देख सकते हैं 1909 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ने रिपन रिजोल्यूशन के सिद्धांतों को और विस्तार से बताया, लेकिन सिर्फ कागजों पर ये सारी चीज़ें थी। तो 1909 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में, आप याद रखेंगे, पहली बार कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में सरकारी संस्थाओं को ग्राम स्तर पर लाने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके बाद में 1915 पे आ जाइए। 1915 के पारित प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया कि बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब की ग्राम पंचायतों को शक्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब की जो ग्राम पंचायतें थी उनको शक्ति प्रदान की गई, वित्तीय सहायता प्रदान की गई, ताकि वहाँ के जो स्थानीय संस्थाएं हैं, समितियां हैं, वो कार्य कर सकें। ठीक है, इसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है पंचायत का जो विषय है, स्वशासन का जो विषय है, इसको राज्य सरकार के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यही थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की, कि इसका जो केंद्रीयकरण था ये शिफ्ट होकर राज्य सरकार को जो है पंचायत पर विषय बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए इसका जो अधिकार था ये राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें क्या था, इसको देख लेते हैं कि इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और जो राज्य सरकार था ये प्रांतों को हैंडल करता था, केंद्र सरकार जो कि केंद्र में बैठा हुआ था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब हम देखते हैं कि जो विषय था, जो हस्तांतरित किया गया विषय था, वो कौन था। तो आरक्षित विषय, जिसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रखा गया, ब्रिटिश इसको हैंडल करेगा, ब्रिटिशर्स इसको डील करेंगे, ये था पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई और वन। ये था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए हस्तांतरित विषय जो राज्य सरकार को दे दिया गया, ये था शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और उद्योग। ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आ गया, राज्य सरकार को ये अस्थायी शक्तियां सौंप दी गई। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ये 1919 था, 1919 में आपको ये पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो शक्तियां हैं इसका हस्तांतरण हो गया राज्य सरकार को। ठीक है, अब हम आते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे ब्रिटिश भारत में पंचायतों के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। प्रांतों में लोकप्रिय रूप से चुनी गई सरकार के साथ लगभग सभी प्रांतीय ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन सरकारी संस्थाओं के लिए शासन व्यवस्था अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, इसमें कई सारे नियम, प्रावधान, कानून बनाए गए स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में शामिल किया गया। 1937 में प्रांतीय सरकारों ने पंचायतों को जनप्रतिनिधि का संस्था बनाया। ठीक है, प्रांतीय सरकारों ने यानी कि राज्य सरकारों ने पंचायतों को जनप्रतिनिधि का संस्था बनाया और इसको जो है विधायी सूची में शामिल किया गया। जो 1935 का कानून था उसमें इसको शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था। शक्तियों को कम कर दिया गया, स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को कम कर दिया गया। जो राज्य था जिसके अंतर्गत ये जो रिजर्व जो राज्य को शक्तियां हस्तांतरित की गई थी, इन शक्तियों को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें फिर से यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं और इसके बाद में फिर फाइनली बाद में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। अब स्वतंत्र भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और ऑलरेडी कंटेंट तैयार है। ठीक है, इसको हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग अगले वीडियो का वेट करें
उसमें हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो पंचायती राज व्यवस्था है, जहां से 1 से 2 नंबर आने के आसार हैं, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।